संवर्धित तथा दैनिक जीवन में हिंदी क्या है इसकी महत्ता पर चर्चा प्रकाश डालने के लिए मैं पुनः साफ आमंत्रित करना चाहता हूँ। हिंदी मीडियम से पुनः साफ पक्ष ये बताने की कोशिश करें कि हिंदी हमारी मातृभाषा ही नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति है, सभ्यता भी है। तो इस सभ्यता का संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हिंदी को हम किस ढंग से लेते हैं। अधिकांश छात्रों में इस बात का अति विश्वास होता है कि हिंदी के प्रति उनकी उदासीन। आज के शिक्षक प्रस्तुतिकरण के द्वितीय सत्र में सदन उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपाचार्य महोदय, शैक्षणिका महोदया, समस्त के शिक्षक भी, आप सभी का अभिनंदन, सादर नमन। हार को तेज करने के लिए जो कुंभ होता जाता है, इस तरह को मैंने लेने का प्रयास किया है। ये विषय भी दो, मेरे विचार से दो चरण में है। एक मेरा विषय और एक तरफ अध्यापन, दोनों को समावेश करने का प्रयास करूंगा। निम्न बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आशा और समाज, आशा और संस्कार का अंतर संबंध, भाषा का महत्व, मातृ पुण्य भारतवर्ष का अभिप्राय है। शिक्षक साथियों, हिंदी अपने भावों को, भावनाओं को प्रकाशित करने का, यहाँ तक कि भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधे रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। मन में उठ रहे अपने झंझावातों को शांत कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य भाषा को तभी सीख पाता है जब उसको एक समाज में भाषाई परिवेश प्राप्त होता है। एक और भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रहती है, तो दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि एक शिक्षित, सभ्य और आदर्श समाज की स्थापना संभव हो सकता है, क्योंकि भाषा ही संस्कार के लिए है। हम आज देखते हैं वर्तमान में आज के युवाओं में संस्कारों की कमी होती जा रही है। मातृभाषा का प्रयोग न करना या ये शॉर्टकटी जो भाषा की आदत है, ये फेसबुक, व्हाट्सएप यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यदि यही शॉर्टकट भाषा की आदत या एसएमएस भाषा की आदत हमारे जीवन में बन जाए तो इसका नुकसान परीक्षाओं में या कई बड़े मंचों में भी झेलना पड़ सकता है। वही हमारी मातृभाषा है जिसके माध्यम से हम सभी प्रकार के संस्कार, व्यवहार को सीखते हैं, प्राप्त करते हैं, के द्वारा हम अपने पूर्वजों के चिंतन, राष्ट्रीय भावना का विकास कराती है। जितना कि एक शिशु के विकास के लिए मां का दूध, यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम अंग्रेजी भाषा या अन्य भाषा ना सीखें। सीख सके तो सीखें, हम दुनिया की हर भाषा को सीखें, अच्छी बात है, लेकिन जहां पर व्यवहार की बात आती है 100 तक तो गिनती सीखें, बोलना आना चाहिए। हम 90 भाषा भी करते हैं, बिल्कुल जहां पर व्याकरणिक नियमों की उपेक्षा की जाती है, कर्ता कर्म क्रिया कहां पर होना चाहिए, इसका कोई लेन देन नहीं, तो इसका प्रभाव भी पड़ता है समाज के पद, भजन, पदावलियां हैं जो हम भूलते जा रहे हैं। आज आवश्यकता है इस वर्चस्व को बनाए रखने की, उन्हें संरक्षित करने की। विदेशों की अगर हम बात करें तो विदेशों में अपनी मातृभाषा को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। इसका एक प्रमुख कारण अभिभावकों द्वारा भी या शिक्षकों के द्वारा भी बच्चों से मातृभाषा में बात न करना। गांव और शहर के बच्चों के बीच की जो दूरियां हैं तो बढ़ती जाती है। मुझे लगता है आगे चल रहा एक चरण हिंदी का शिक्षण किस प्रकार करेंगे, शिक्षण माध्यमिक स्तर पर किस तरह से किया जाए कि बच्चा आसानी से सीखे। चूंकि प्राथमिक स्तर पर वह व्याकरण के सामान्य नियमों से परिचित होगा,
उदाहरण में आप देख भी रहे हैं, शुद्ध वाक्य कौशल का सीधे प्रभावित करते हैं, उनके उच्चारण को भी प्रभावित करते हैं। जैसा लिखा जाएगा वैसा ही पढ़ा जाएगा। अंग्रेजी के जैसे इसमें कोई साइलेंट वर्ड, छात्रों में चारित्रिक और मानवीय गुणों का विकास। कोई भी पाठ पढ़ा रहे हैं, उसका जो सार उद्देश्य है वह क्या होना चाहिए, तो आप बच्चों का सर्वांगीण विकास में उसके चरित्र का निर्माण करें, उसके व्यक्तित्व का निर्माण करें, इसकी आवश्यकता है आज। मोबाइल पर ज्यादा आश्रित हो गया है। आगे स्वाध्याय हेतु बाल कहानियां या सत साहित्य का अध्ययन करना भूल से गए हैं, तो हम मातृभाषा और उसके साहित्य के अध्ययन के प्रति उनमें रुचि जागृत करें। विभिन्न अनेक महापुरुषों की जो गाथाएं हैं, जीवकार पैदा हो, उनका आचरण अच्छा बने। पैदा कर देनी चाहिए माध्यमिक स्तर में कि दूसरों के द्वारा जो मौखिक या लिखित रूप में अभिव्यक्ति है, जो विचार है दूसरों के द्वारा प्रकट किए गए विचार, उसको समझने की क्षमता अच्छी। मुहावरों का ये क्या है, किसी भी भाषा किसी भी रचना के श्रृंगार होते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं उस रचना को। इसलिए साथ ही साथ लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग कराना चाहिए। या हम बच्चों से जब बात भी करते हैं तो लोकोक्ति मुहावरों का उसमें समावेश हो, ताकि बच्चा प्रेरित हो, उन्हें करने की क्षमता का विकास करना। बच्चा बहुत कुछ समझ जाता है, लेकिन जब उसे क्लास के बीच में खड़ा कर दिया जाता है, वो जो भी बोलना चाहता है, जो विचार है उसके मन में घूम रहा है, उसको देखेंगे। छात्रों में पठन कला की निपुणता का विकास करना, धारा प्रवाह। हाई स्कूल स्तर में बच्चों को हिंदी भाषा या हिंदी विषय, जो भी विषय वस्तु है, उसको धारा प्रवाह पढ़ सके, ऐसी क्षमता हम उसमें विकसित करें। उनका उच्चारण, वर्तनी का उच्चारण, हकलाहट, ये सब पर हम गौर। ये तो 2 साल में पूरी तरह है, इस 12वीं बोर्ड वगैरह में बच्चा सब कुछ जानते हुए भी लिख नहीं पाता उचित गति के साथ। समय कम पढ़ने लगते हैं, आगे शिकायत करते, सर मैं जान रहा था, घंटी लग गई। तो बच्चों को सुंदर राइटिंग, शुद्ध लेखन के साथ साथ उचित गति से हम लिखाने का अभ्यास करें। कक्षा में कुछ ऐसे वर्क दें, हम बोलते जाएं जैसे इंग्ला वगैरह बोलते हैं वैसे, ताकि वो उसी स्पीड में लिख सके। दृश्य पर हो या कोई मुद्दा हो, उस पर अपने विचार को प्रकट कर सके। एक अनुच्छेद में, एक पैराग्राफिक स्तर पर जो एक महत्वपूर्ण बात है वह है मौन वाचन की आदतता है, वह कई गुना बढ़ जाती है। वो आसानी से और बहुत तीव्र गति से उस ज्ञान को ग्रहण कर पाता है। बच्चों को हम कुछ ऐसे टॉपिक दें, ऐसे विषय वस्तु दें, उसमें वह कल्पना के द्वारा अपने विचार को अभिव्यक्त कर सके। उसके बारे में कोई भी टॉपिक हो, वो कम से कम 10-15 वाक्य तो लिख सके, और इसी के माध्यम से उसमें कल्पना शक्ति का विकास हो सकता है। सभी स्तर पर एक जो मुख्य ये है कि छात्रों में पाठ्य वस्तुओं के माध्यम से चारित्रिक मानवीय गुणों के विकास के साथ साथ देश प्रेम की भावना भरे हम। नेक्स्ट, व्यक्ति क्षमता का विकास करना। लिखित तो सोच समझ करके करता ही है, मौखिक तुरंत सोच करके जो बोलना रहता है, इसके विकास पर हम अधिक ध्यान दें तो मेरे ख्याल से वो हिंदी को अच्छी तरह सीख पाएंगे और उनकी पकड़ मजबूत बनेगी। यहाँ पर मेरा एक प्रयास है, ये जो 4-5 साल से बोर्ड परीक्षा में जो पूछे जाते हैं, विशेष करके हायर सेकेंडरी स्तर में, कि हिंदी का शिक्षण पद्य पाठ से कैसे किया जाना चाहिए। एक कला को इस पर चलके निर्मल जल से उलझे हुए केसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा फूल को, जब घुटनियों में लेके है बिहाती कपड़े। अगर ये पद्यांश है तो हम कक्षा में कैसे अध्यापन करें कि उस पद्यांश का पूरा अर्थ, चाहे वो भाव पक्ष का हो या कला पक्ष हो, बच्चा सीख सके। तो सबसे पहले हम शिक्षण विधि देखते हैं, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। सबसे पहले हम पद्यांश का सस्वर वाचन कराएं, माँ की ममता पर कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यदि इन सारे प्रश्नों का उत्तर वह कक्षा में दे देता है तो ये समझ जाइए
कि पद्यांश से संबंधित वह कम से कम 75% उस भावार्थ को ग्रहण कर लिया। विशेष करके देखते हैं उस पद्यांश की भाषा, उसमें प्रयुक्त रस, छंद, अलंकार, शब्द गुण, शब्द शक्ति, बिंब, ये सब। तो अभी जो पद्यांश प्रस्तुत किया गया है उसमें सरल शब्द खड़ी हुई, साथ ही उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग, लोका देना, जो उस पद्यांश में रह रह के चल के में प्रकाश, कंघी करके अनुसार, घुटनियां कंघी की नाती, ये विशिष्ट जो शब्द है कम होगी। बच्चा तो रटना नहीं करेगा, उसके दिलो दिमाग में वह बच जाएगा। आगमन विधि है, निगमन विधि है, भाषा संसर्ग विधि है, और एक पाठ्य पुस्तक बताना पड़ेगा। समय भी हो गया है सर। अंत में यही कहना चाहूंगा कि यदि उपरोक्त वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखकर अगर हम अध्यापन करें, हिंदी भाषा का अध्यापन करें, तो विद्यार्थी अच्छी तरह विषय ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे, हिंदी के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी और परीक्षाओं में भी अधिकाधिक अंक अर्जित कर सकेंगे। इस शिक्षक अध्यापन करेंगे ताकि हम सब मिलकर के छात्रों को अधिकाधिक लाभ दे सकें, उनका भला कर सकें। कि जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया और विशेष करके इस स्लाइड को बनाने में उनका विशेष मार्गदर्शन रहा। ममता मैडम जी का भी, उपाचार्य महोदय जी का भी मार्गदर्शन के माध्यम से मैं ये प्रयास कर रहा है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी तरीके से आपका बेहतर प्रदर्शन अपनी मातृभाषा में करेंगे। आप भले ही किसी भी आप लैंग्वेज को वहाँ पे फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपको गुस्सा आएगा या आपको तकलीफ होगी तो हिंदी में ही शब्द लिखेंगे। तो भाषा जो है वो संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। और साहु सर ने एक शंका का निवारण करिए कि अगर क्लास में बहुत सांस्कृतिक भाषा भाषी के बच्चे बैठे हैं तो आप अपने विषय को वहाँ पर कैसे अध्यापन में प्रयोग में लाएंगे, किस तरीके से आप अपने शिक्षण कौशल का प्रयोग करके उनका मार्ग प्रशस्त करेंगे। मैंने अंग्रेजी माध्यम से श्वेता का भी प्रेजेंटेशन देखा, साहू जी का भी देखा, लेकिन मैंने ये चीज देखा कि आप ये समझिए ये स्टेज है ना, आपको लगातार धारा प्रवाह नहीं बोलना है, आपको एक्टिविटी भी करना। आप चाहे इंग्लिश में बोले चाहे हिंदी में बोले, जैसा कि साहू जी ने मिडिल हाई स्तर पे अपना जो वक्तव्य दिया कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। जहां तक मातृभाषा का सवाल है तो आप देखिए कि हमारे समाज में अब लोग कैसे सिखाए, क्योंकि ज्यादातर जो मातृभाषा की घर में जो बोली जाती है बच्चा उससे जल्दी समझता है। ठीक है, वो 10वीं बार में आगे तक हिंदी बहुत अच्छे से समझ आता है। तो मेरा साहू जी से वही कहना है कि प्राइमरी स्तर पे मातृभाषा को कौन सी भाषा को बनाना चाहिए, क्या उनके घर में जो बोली जाती है वो भाषा या हमारी हिंदी भाषा। जो हिंदी भाषा है वो तो हमारी मातृभाषा राष्ट्रभाषा है, लेकिन बच्चा अगर कोई बोली वाले क्षेत्र से आया है जो घर में अपनी बोलियों का प्रयोग करता है, उसको भी हम प्रयास करें हिंदी के पढ़ाते पढ़ाते ही अगर शिक्षक को आता है भाषा को सीख सके। अब अतुल्य मैडम ने जैसे बताया बिजनेस के बारे में, तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि इंडस्ट्रीज और कॉमर्स आपने कोई भाग भी बिजनेस को बांटा था, तो आपने क्या बिजनेस को अपने प्रेजेंटेशन स्लाइड को एक अभी जो अपेक्षाएं हैं हमारे मैनेजमेंट के उसके अनुरूप बनाएं और कोशिश करें कि आपका एनवायरमेंट आपका प्रेजेंटेशन के साथ एक समान सर्व दे रहे हैं और उस कॉन्टेंट से हम क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या फोकस करने को सकता है। हिंदी के विषय में बहुत सारे क्लासें आपको कैसे तैयार करना है, ये प्रश्न सभी शिक्षकों के सामने है। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपने कहा भी सुना कि माया
तो यहाँ में देखने को ये मिलता है कि छात्र तो इंग्लिश बेहतर करता है ना हिंदी कर करता है, तो दोनों में कंफ्यूजन है। अभिभावकों का हमेशा ये सोच रहता है और ये गलत नतीजे देखी जाती है। अब यहाँ पर ये सोचने के विषय है कि हम अपने इस विषय को छात्रों के बीच में किस स्तर पर ले जा पाते हैं, या क्या कोई कमी रह जाती है कि हम इस विषय को उस स्तर पर नहीं पहुंचा पाते हैं जिससे छात्रों में इस प्रकार की विषम परिस्थितियां पैदा हो रही है। अगर इन्हें प्रयास भी होना चाहिए। मेरे ख्याल से स्लाइड के माध्यम से बताने की कोशिश किया गया, यही आज का मैसेज भी था। मैं चाहता हूँ कि अब जो आगामी हमारा स्लाइड है वो इंफॉर्मेटिव हो और फैक्ट्स हो, रिलेवेंट हो और स्टूडेंट ओरिएंटेड हो और टीचर्स की से बेनिफिट है, ये कोशिश होनी चाहिए। जो टीचर स्लाइड बना रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं बना पा रहे हैं लगभग इस चीजों का समावेश करें। आपके पास समय है, आप 30 मिनट में अपने स्लाइड को कैसे ज्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं इसका भी ध्यान रखें। हम यहाँ पर जो पेपर लेके बैठे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि हम क्या क्या चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं। हालांकि कॉम्पिटेंशियल स्टूडेंट अपने आप को शारीरिक रूप से कितना वो इन्वॉल्वमेंट किया है, कितना किस सक्रियता दिखाया है, उस पर फाइट हमने निर्धारित किया है। दूसरा है इम्प्रेशन आप इसकी इम्प्रेशन ऑफ स्लाइड, आपका स्लाइड में कितना इम्प्रेशन है और पूरे एनर्जी के रूप में होना चाहिए, पूरा उत्साह के साथ होना चाहिए। फिर इम्पैक्ट ऑफ कॉन्टेंट, आपका आप जो विषय में उस विषय पर कितना उसका इम्पैक्ट है, इस पर भी हमने बात ही रखा है। तो रिविजन कर रहे हैं तो टीचर्स विषय ध्यान रखेंगे कि आपका स्लाइड इसके अनुरूप हो और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। आगामी जितने भी शिक्षक हैं, मेरा सभी शिक्षकों का एडवांस है, सभी को निर्देश विशेष करना चाहता हूँ कि आप अपना स्लाइड को बेहतर बनाएं, अपनी तैयारी बेहतर करें। किसी प्रकार की कोई डाउट है, शंका है तो जरूर पूछिए सर स्लाइड या मैडम स्लाइड को और कैसे बेहतर बनाना है, ताकि आप विषय पर केंद्रित रहें, आप विषय से बाहर न जाए, डाइवर्ट मत हो और जिस टीचर का निर्धारण है उस दिन उस टीचर को प्रेजेंट करना है, इस विषय का विषय ध्यान रखेंगे। सो I would like to pay special thanks to all the teachers for attending this session and hope you might have enjoyed the session and you might have the opportunity to learn a lot. Thank you and may God bless you.